Hello guys. So in this session we will discuss about the 2019 DU पेपर सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं DU पेपर के सॉल्यूशंस की और इनऑर्गेनिक पोर्शंस पे हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक पोर्शंस एंड देन फिजिकल पोर्शंस की तरफ हम जाएंगे। तो पहले इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका हम सॉल्यूशंस देखेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं ड्यू के पेपर सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रेडिक्सिटी से आपको पूछा गया था। इसमें आपको क्या पूछा गया है? रॉन्ग स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो, राइट? तो पहले हम देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज एज ऑन मूविंग अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट in the second period elements in the periodic tables, right? So if you observe second period elements की अगर बात हो रही है तो second period elements में कौन आ रहा है? ऑब्वियसली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड नियॉन्स, राइट और नॉट? तो इन दिस केस व्हाट विल बी हैपन्स, ये आपका लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड से हम कहा जा रहा है राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या डिक्रीज हो रहा है? एटॉमिक रेडियस। Why atomic radius is decreases? Because left to right effective nuclear charge is increases. Effective nuclear charge, that means attraction between the nucleus and electrons increases. The attraction between nucleus and outermost electrons increases. That's simply called as the effective nuclear charge. Or if effective nuclear charge increases, atomic radius is decreases. So in predictable left to right is z effect increases. That's why the एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, राइट? तो वेरी सिंपल आइडेंटिफिकेशंस। तो इसमें सिंपली यही कहा गया है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन लेफ्ट टू राइट इन दिस सेकेंड पीरियड। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट? ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो चुका है, बट आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑन द एलिमेंट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द फर्स्ट रो ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अप टू डाउन साइज विल बी इंक्रीज, ये बोल रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो फर्स्ट ग्रुप आपका दिस वन इज द ग्रुप फर्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम। तो अप टू डाउन इज atomic size is increases. Why up to down atomic size increases? Because increase the principal quantum numbers. So if principal quantum number increases, principal quantum numbers, atomic size also increase. तो अप टू डाउन आप देखोगे ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स, और ये हो गया आपका। तो अप टू डाउन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो चुका है क्योंकि आपको ग्रुप्स फर्स्ट के बेस पर उसने पूछा था। ग्रुप फर्स्ट आपका कौन सा हो चुका है? अल्कली अर्थ मेटल्स। ओके, चलो सेकंड थिंग आप बात करते हैं सी स्टेटमेंट की। तो अमॉन्ग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ग्रेटर निगेटिव चार्ज ऑन द एनाइन लार्जर इज द आयनिक रेडियस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात अगर आती है तो सिंपली हम देख लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आप ले लीजिए, कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आपके पास है कि हमने सिंपली एनाइन की बात कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे लिया है N3 फॉर एग्जाम्पल, O2 निगेटिव एंड F नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस द साइज आल्सो इंक्रीजेस, निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज आल्सो इंक्रीजेस। तो हम पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर न्यूक्लियस एंड उसके सराउंड में कौन है? शेल्स है। न्यूक्लियस फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं नाइट्रोजन्स, नाइट्रोजन्स को एटॉमिक नंबर 7 आ रहा है तो इसके पास 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो 7, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 10, बिकॉज 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, 3 निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स है
और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और 3 additional electrons are present. 7 protons and 7 electrons are stabilized to each other, but this 3 additional electrons shows repulsion. अगर वो रिपल्शंस करेंगे तो साइज क्या होंगी आपकी, इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बनेगा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस the size also increase, the size also increases. तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस साइज विल बी डिक्रीज, साइज डिक्रीज होगी। प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है तो रिपल्शंस बढ़ रहा है, ये ध्यान में रख लिए। जब भी प्रोटॉन इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शंस बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो रिपल्शन बढ़ता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे देखो प्रोटॉन्स 8 प्रोटॉन्स, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10। यहाँ पे देखो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कितने आ रहे हैं आपके 10। ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होके जो आपको स्टेटमेंट में पूछा है, बट इसके पास 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 प्रोटॉन, रिमेनिंग बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स। 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन्स, बचे 1 इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। इफ नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज आल्सो इंक्रीजेस, तो जितने एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपल्शन करना शुरू करेंगे, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन द साइज इज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, राइट। तो इसकी बेस पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया अमॉन्ग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस the greater negative charge on the anion, greater negative charge on the anion, larger in the ionic radius, larger in the ionic radius or larger size, larger size. So this statement is also the correct statement. फोर्थ स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अमॉन्ग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज, अभी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, तो स्मॉलर इन साइज। अब इसको समझ लेते हैं, यहीं पर मैं समझा देता हूं आराम से आपको। फॉर एग्जाम्पल यहां दिया है सल्फर 2 पॉजिटिव, एक साइड में दिया है सल्फर 4 पॉजिटिव, सल्फर 4 पॉजिटिव, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर की अगर बात करते हैं तो 16 आ जा रहा है, एटॉमिक नंबर इज 16। यानी अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर्स हो जा रहा है आपके, तो ये हो जाएंगे 16 प्रोटॉन्स, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं 14, यानी 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो 16 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 16 में से अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया तो कितना आ जा रहा है 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है। तो यहाँ पे देखिए ये 14 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलाइज दी 14 प्रोटॉन्स, तो रिमेनिंग प्रोटॉन्स कितने बचे आपके पास, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबलाइज दी 12 प्रोटॉन्स, और रिमेनिंग प्रोटॉन्स कितने बचे, द रिमेनिंग प्रोटॉन इज कितने हो रहे हैं 4। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो रिपल्शन इंक्रीज होगा, रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ेगी। तो इसकी साइज क्या हो रही है, इसकी साइज स्मॉलर हो रही है और इसकी साइज लार्जर हो रही है एज कंपेयर टू दोनों केसेस में। तो ये दोनों केसेस में इसकी साइज जो प्लस, जिसमें लेस पॉजिटिव चार्ज है उसकी साइज ज्यादा हो रही है, और जिसमें मोर पॉजिटिव चार्ज है उसकी साइज कम हो रही है। बट यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये, स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर कैटायनिक रेडियस, यानी स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज और स्मॉल साइज। बट यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब लार्जर साइज होनी चाहिए थी, लार्जर साइज होनी चाहिए थे। इस वजह से दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। तो काफी इजी है, कोई कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो जब भी एटॉमिक साइज की अगर बात आती है तो पहले आप चेक करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन।
या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप चेक करके बता सकते हो। तो मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक्स बता दिया है। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, साइज विल बी डिक्रीज। Number of electron increases, size will be increases because of the electron repulsions. Electron repulsion. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी पूछा गया है, देखिए। दे डिपेंड ऑन द VSE PR theories. So these concepts depend on VSE PR theory. वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस थ्योरी, उसकी बेस पर ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्योमेट्रीज को फाइंड आउट करते हैं, शेप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली पूछा गया है क्या, स्ट्रक्चर और शेप्स आपको पूछा है। SO2 का आपको पूछा गया है, बहुत सिंपल है, कैसे निकालना है। तो फर्स्ट यू फाइंड दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम्स। और सेंट्रल एटम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्ट एज ए सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन्स। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया है, तो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज सेकंड पीरियड में आपको कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। थर्ड पीरियड में कौन आ रहा है, सल्फर आ रहा है। तो अप टू डाउन साइज इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो सल्फर एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। तो दिस सल्फर एक्ट एज ए central atom. This sulfur that containing how many valence electrons, sulfur containing, because ऑक्सीजन फैमिली का है 16 फैमिलीज का है, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यानी एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। Second oxygen also required 2 electrons, and these 2 electrons they act as a lone lones। ठीक है, तो एक लोन पेयर है आपके पास और 2 सिग्मा बॉन्ड्स, बिकॉज पाई बॉन्ड दिस डज नॉट इन्वॉल्व इन दी हाइब्रिडाइजेशंस। तो अगर इसके आप हाइब्रिडाइजेशंस निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, right, and number of lone pair is only 1 lone pair। तो total number of electrons pair is 3 electrons pair। और if 3 electrons pair hybridizations आ जाती है आपकी sp2। बट ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर, बट शेप क्या हो जाएगा, अगर इसकी आप ज्योमेट्री निकालते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये दिखेगा ट्रायगोनल प्लेनर। मैं आपको सल्फर रख देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं लोन्स पेयर रख देता हूँ, ये लोन पेयर आपके, और ये आपके बॉन्ड्स पे। ठीक है, ये आपके, तो ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर, और शेप क्या होता है विदाउट लोन पेयर। अगर आप लोन पेयर को इग्नोर कर दो, सिर्फ एक लोग इग्नोर करोगे, तो ये आपको जो शेप दिख रहा है दैट शेप इज जस्ट लाइक बेंड। इसलिए जो इसका जो शेप आएगा, द शेप इज बेंड शेप, बेंड शेप। तो आंसर शुड बी क्या होना चाहिए आपका, द आंसर मस्ट बी बेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा बेंड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी है। आपको सेंट्रल एटम देखना है, सराउंडिंग एटम की वैलेंसी को चेक करना है, और उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके फिर सराउंडिंग एटम को अरेंज करना है। ज्योमेट्री होती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, एंड शेप होता है विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर इज इक्वल टू द शेप। बट यहाँ पे आपको ट्रायगोनल प्लेनर नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पे शेप पूछा है, इसलिए बचा क्या आपका वेट। लीनियर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफी इजी पूछा गया आपको, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चंस है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखिए सिंपली पूछा गया है विच पेयर ऑफ स्पेसेस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दी है, यहाँ से यहाँ पे ये आपको ऑर्डर दी गई। ठीक है, पहले वाली देखते हैं, आपको करेक्ट पूछा है, इसलिए आप पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल्स।
the minimum energy required removal of electrons in the outermost shells, right? Outermost shells. और you know that the half filled और full filled की बात करते हैं तो half filled required more ionization energy as compared to the more than half filled और less than half filled, right? तो हम देखते हैं यहाँ पे सिंपली ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2s2 एंड 2p4। क्लोरीन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आउटर मोस्ट 2s2 एंड 2p5। बट हमें सिर्फ आउटर मोस्ट का देखना है, आउटर मोस्ट कौन आपके p है, तो मैं बना देता हूँ p को, ये p ऑर्बिटल से आपके इस p ऑर्बिटल। तो ध्यान में रखिए जो फुल फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, वो हमेशा ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं बिकॉज फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। बट यहाँ पे फुल फील्ड हाफ फील्ड का कंसेप्ट नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। ना ये फुल फील्ड है ना ये हाफ फील्ड है, ये मोर देन हाफ फील्ड हो रहा है, मोर देन हाफ फील्ड हो रहा है। अब मोर देन हाफ फील्ड जब भी आता है कंसेप्ट, तो आपको देखना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेस एनर्जी लगेगी और कौन से इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोर एनर्जी लगेगी। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता हूँ, आफ्टर रिमूविंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन्स को आपने रिमूव किया है, तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन्स को आपने रिमूव किया तो 1 2 3 एंड 4। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन जो है, दिस वन इलेक्ट्रॉन्स दे रिक्वायर्ड less energy and this electrons required more energy। पहला कंसेप्ट तो ये हो चुका है। सेकंड थिंग आती है ionization energy also directly proportional to the ionization energy also directly proportional to the electronegativity, और electronegativity is directly proportional to the effective nuclear charge। तो obviously fluorine is the more effective nuclear charge, more Z effect और more electronegativity। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो फ्लोरीन इज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। तो ये ऑर्डर तो करेक्ट हो रही है क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है। तो ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ चुका है, यानी करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है, करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। सेकंड है कोवेलेंट कैरेक्टर्स। अरे कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कैरेक्टर्स दे डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दे आल्सो डिपेंड ऑन द फेजेंस रूल्स। फेजेंस रूल पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे दिया है कि आपको HI दिया है और HBr दिया है, राइट। मैं ऐसे लिख देता हूँ HF HCl HBr और HI। अप टू डाउन हाइड्रोजन तो सब जगह सिमिलर, बट यहाँ पे फ्लोरीन निगेटिव आ जाएगा, क्लोरीन निगेटिव आ जाएगा, ब्रोमीन निगेटिव आ जाएगा और आयोडीन निगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन्स पॉजिटिव हो जाएंगे अगर इसको आयोनाइज करें। अप टू डाउन साइज इंक्रीजेस, राइट, और साइज इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे पोलराइजेशन इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू फेजेंस रूल, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ज्यादा होगा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है ऑब्वियसली इसका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा हो सकता है, ठीक है, सिंपली। और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बट ये ऑर्डर जो होंगी ये इनकरेक्ट ऑर्डर हो सकती है। सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट और उसका भी आपको दिया गया है, ये Br2 आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, I2 आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको क्या दिया है ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, निगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा होगा, मैंने क्या बोला है आपको, पहले आपके पास एनायन है, देन न्यूट्रल है, देन कैटायंस है। anion is always larger size as compared to the neutral, and neutral is always larger size than cation, because negative charge increases electron repulsion increases, positive charge increases attraction increases, right। that's why हम बोल सकते हैं कि जो anion होगा उसकी larger size होगी, बट यहाँ पे anion की larger size नहीं बोला है, cation की larger size बोला है, right, radius बोला है, इस वजह से ये भी आपका eliminate हो चुका है, this options also eliminated, right, that's why the answer should be first होना चाहिए, right, okay। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछे गए जनरली वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे गए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे गए, ठीक है।
जो भी आपको ये सॉल्यूशंस मिल रहा है इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके आप जो पीडीएफ की लिंक दे दूंगा आपको मैं, वो आप वहां से सॉल्यूशंस ये भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब जो आने वाले जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स में। और काफी सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफी सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे गए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम आपको इसका पूछा है। और हमको पता है कि आईयूपीएससी नेम्स जब भी हम निकालते हैं तो क्या ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तो ये मैं लिख देता हूँ सिंपली Cl2। तो क्या ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, तो पहले हम लिगैंड को लिखते हैं, लिगैंड्स। उसके बाद हम किसको लिखते हैं, मेटल्स को लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और उसके बाद हम लिखते हैं जो आउटर साइड है वो 4 नंबर का, इसको मैं 4 नंबर देता हूँ, इसको मैं 3 नंबर देता हूँ। अब जब बात आती है लिगेंड्स की, अब लिगेंड डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स है आपके पास, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अल्फाबेटिकल मैनर्स। जो लिगेंड का अरेंजमेंट होगा वो अल्फाबेटिकल मैनर होना चाहिए, ओके ठीक है। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या पूछा गया है, देखिए। अभी यहाँ पे अमाइन की बात करते हो, अमाइन के फर्स्ट वर्ड में ए आता है, नाइट्रो के फर्स्ट वर्ड में क्या आएगा, एन आता है। तो पहले क्या लिखेंगे, अमाइन। बट कितने अमाइन है आपके पास, 5 अमाइन है, तो ऑब्वियसली आ जाएगा आपका पेंटा अमाइन। उसके बाद ऑब्वियसली नाइट्रेटो, बिकॉज नाइट्रोजन से अटैच है तो इसको नाइट्रेटो बोलेंगे। और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर सेल को हटा देंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखेंगे, नॉट कोबाल्टेट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसकी निकालते हैं तो सिंपली ये कोबाल्ट NO2 NH3/5, ठीक है। Cl को आपने डिसोसिएट किया, 2Cl निगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव, राइट। ये हो गया X, नाइट्रो का होता है -1 और अमाइन इज न्यूट्रल लिगैंड, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू +2 एंड X इज इक्वल टू +2 एंड -1 इधर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +1 और X इज इक्वल टू हो जा रहा है आपका +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज दिस, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा मैच करना आपको देखना पड़ेगा। पहले नाइट्रो नहीं लिख सकते, अल्फाबेटिकल मैनर में जाएगा तो ये 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुके, एलिमिनेशन मेथड है। देन यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन जो है आपके 2 ऑप्शन है, इसमें आप कैसे एलिमिनेट करोगे, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +2 है, तो ऑब्वियसली +3 इज करेक्ट होगा, +2 वाला आपका रॉन्ग होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर भी आप इसको 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक, एलिमिनेट कर सकते थे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, मैं इसको डबल से लिखता हूं, यहाँ पे दिया क्रोमियम NH3/4 एंड Cl2 पॉजिटिव। देखो अमोनिया जो होता है NH3 MH3 अमाइन दैट कंटेनिंग वन लोन स्पेयर, जो लिगेंड दैट कंटेनिंग 1 लोन पेयर होते हैं, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स बहुत इजीली आइडेंटिफाई है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे, जैसे वाटर, इनके पास कोई एनायंस नहीं है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है तो वो न्यूट्रल जैसे बिहेव करेंगे, राइट। तो आ रहा है आपका मेटल को X कंसिडर करो, ये NH3/4 है, इसको ये तो न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं, निगेटिव चार्ज है तो क्लोरो हो जाता है, निगेटिव एक निगेटिव चार्ज तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू +1। तो X इज इक्वल टू +1 एंड +2, बिकॉज इस -2 को इधर लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा। तो X इज इक्वल टू +1 एंड +2 इज इक्वल टू दी +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस क्रोमियम इज प्लस, इस वे से आपको निकालना पड़ेगा। बट जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात आती है तो हमें लिगेंड्स के नेचर पता होना बहुत जरूरी है कि विच लिगेंड्स आर न्यूट्रल, विच लिगेंड इज अनायनिक और विच लिगेंड इज कैटायनिक। बट कैटायन लिगेंड बहुत कम मिलने वाले हैं,
एनायनिक लिगेंड मिलते हैं या फिर आपको न्यूट्रल लिगेंड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आपका। और ये क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बी एच यू के, बी एच यू हो गया, टी यू हो गया, या कोई भी पेपर्स में जो एंट्रेंस एग्जाम आपकी एम एस सी की होने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा पूछे जाता है, हमेशा पूछे जाता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या बोला गया है वो समझ लेते हैं। पहले पूछा गया आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसके बाद नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, और देन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर। तो पहले समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, उसके समझ लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। तो स्टेरियो आइसोमर आर टू टाइप्स, स्टेरियो आइसोमर्स आर टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड वन इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मीन्स होता है सीस एंड ट्रांस। What is the criteria for geometrical isomer? So if we are a molecule that containing center of inversions, just like टेट्राहेड्रल के अंदर कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, इसलिए टेट्राहेड्रल में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी नहीं निकाल सकते। बट स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल्स के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन है उसकी कि कौन सी कंडीशन में हमको निकालना चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मीन्स सीस एंड ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर्स मीन्स, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो होता है कायरल्स, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो होता है अकायरल। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स absence ऑफ द सेंटर सिग्मा प्लेन्स, और जहाँ पे सिग्मा प्लेन प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे और अकायरल्स हो जाएंगे, अकायरल्स हो जाएगी। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप राइट आउट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की मीनिंग हो रहा है सीस एंड ट्रांस। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हाउ मेनी सीस और हाउ मेनी ट्रांस वो पहले निकालना है। उसके बाद देखना है ऑप्टिकल आइसोमर, यानी किसमें सिग्मा प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है वो देखना है। और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मीन्स ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल इज इक्वल टू, तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को अगर आप प्लस करते हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपके निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, ठीक है। तो ये अब ये जो आप कॉम्प्लेक्स है, अब ये कॉम्प्लेक्स का हम निकालते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी सीस एंड ट्रांस, कितने सीस होंगे, कितने ट्रांस होंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कितने नहीं होने वाले, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको सिंपली, क्या दिया गया आपको स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये दिया है आपको कोबाल्ट, इथिलीन डायमाइन, Cl2 एंड NH3/2 पॉजिटिव। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मेटल जो बाइडेंटेड लिगेंड हैं उसको कैपिटल ए से लिखते हैं, जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीस ट्रांस हम देखेंगे कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, तो मैं ऑक्टाहेड्रल पहले बना लेता हूँ। ये आपका कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5, ऑक्टाहेड्रल हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। इथिलीन डायमंड को मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका इथिलीन डायमंड, बिकॉज चिलेटिंग लिगैंड का तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना, 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो वो वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों का जो एंगल आएगा वो
90 डिग्री ही होना चाहिए, इसलिए इसको हम ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ पे रख दिया है, एक क्लोरीन यहाँ पे रख दिया है, NH3 और NH3, दोनों क्लोरीन दोनों अमाइन 90 डिग्री पर है। इसका मतलब इफ बॉन्ड एंगल इज 90 तो वो होते हैं सीस, तो ये सीस आइसोमर हो, बिकॉज सेम ग्रुप्स आर कहाँ पे आ रहे हैं, एट 90 डिग्री, सेम ग्रुप एट 90 डिग्री। ट्रांस के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांस के लिए फॉर एग्जाम्पल्स एक सी क्लोरीन को यहाँ पे रखोगे तो एक क्लोरीन को यहाँ पे, और बचा क्या आपके पास इस NH3 और NH3, तो क्लोरीन एंड क्लोरीन आर ट्रांस टू ईच अदर, तो ये हो जाएगा आपका एक ट्रांस। एक और बन सकता है, एक और क्या बन सकता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6, तो आइसोमर को क्या बोलते हैं, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, राइट, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। तो अब मैं NH3 को भी ट्रांस रख सकता हूँ, Cl को अब मैं सीज कर सकता हूँ, और ये एज इट इज हो जाएगा आपका। तो ये भी ट्रांस हो सकता है, तो ये भी आइसोमर आपका पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस। तो इफ यू ऑब्जर्व द टोटल नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक सीस और दो ट्रांस आपको मिल रहे हैं, तो 1 सीस एंड 2 ट्रांस इज द टोटल नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पर ही है, बाकी इसका जब जगह पे नहीं है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। बट ये जो आपको क्वेश्चंस दिया गया था, इसका जो ऑप्शन है वो, इसमें ऑप्शन में उसने गलती किया है। कैसे गलती किया है देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर के मीनिंग होते हैं अब्सेंस ऑफ सिग्मा प्लेन, राइट। यहाँ पे सीस के अंदर मैंने यहाँ से प्लेन पास किया है, ठीक है, ये अगर आपने प्लेन पास किया है तो ये NH3 और क्लोरीन एक दूसरे के अपोज में आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे कोई सिग्मा प्लेन पजेस नहीं कर रहा है, अब्सेंस ऑफ द सिग्मा प्लेन, क्योंकि आफ्टर पासिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन, सिग्मा प्लेन that does not equivalent to each other, that's why this is the optically active or chiral, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, बट इफ यू ऑब्जर्व, यहां से मैं अगर प्लेन पास कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सिग्मा प्लेन डाल रहा हूं, तो ये क्लोरीन्स एंड ये क्लोरीन एक दूसरे के 180 है, यानी आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 गिव्स इक्विवेलेंट। इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा प्लेन क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, जो यहाँ पे सिग्मा प्लेन प्रेजेंट होगा वो क्या होगे, अकायरल होगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अगर मैं सिग्मा प्लेन पास कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको सिग्मा प्लेन्स, तो दिस अमाइन, दिस NH3 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी सिग्मा प्लेन जा रहा है, यहाँ पे भी सिग्मा प्लेन जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है। तो इसमें एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए आंसर आना चाहिए था 1, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो इसको आप देखना, ये रिवाइज की में आपको आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल कितने हैं, 3, ऑप्टिकल कितने आपके पास 1, तो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे 4 है, तो यहाँ पे 4 दिया है। अगर ये ऑप्शन सही होता था तो 6 आना चाहिए था फिर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, ये सिंपल थिंक है, बट ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे ऑप्शंस गलत हुआ था आपका, तो ये आपको रिवाइज स्कीम में आपको दिया होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है कि कैसे फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ईजी है। एंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी है। ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ AB3 has pyramidal structures, the number of lone pair and number of bonds pair, राइट। पिरामिडल की अगर बात आती है तो मैं सिंपल में NH3 लिखता हूँ, सिर्फ प्लीज को NH3 की बात करते हैं, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 हाइड्रोजन्स,
तीन हाइड्रोजन है आपके पास, और दिस 2 इलेक्ट्रॉन दे एक्ट एज ए लोन पेयर, क्योंकि ये AB3 है, ये भी कैसे दिखा रहा है आपको, जस्ट लाइक AB3, राइट, AB3, ठीक है। तो द पिरामिडल स्ट्रक्चर है बिकॉज 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स पेयर एंड 1 lone pair, so total number of electrons pair is 4, और if total number of electrons pair is 4, hybridization is sp3, क्योंकि s का 1 p3 यानी 4 हो चुके हैं आपके, ठीक है, sp3। तो इसका जो शेप आएगा दैट शेप इज पिरामिडल, बिकॉज 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड्स पेयर होते हैं तो पिरामिडल होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड्स पेयर रिस्पेक्टिवली, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड्स पेयर रिस्पेक्ट। तो काफ़ी इजी है, ये भी इजी है। दे आल्सो डिपेंड ऑन द VSEPR थ्योरीज, दे आल्सो डिपेंड ऑन द VSEPR थ्योरी। ओके, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि octahedral complexes, the cobalt atomic number is 27, the magnitude of delta octahedral highest for, तो यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए गए हैं वो octahedral complexes है, दिस ऑल आर octahedral complexes, बट आपको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल किसका ज्यादा है, किसका T2G और EG डिफरेंस ज्यादा है। octahedral complex स्प्लिट कैसे होते हैं, द octahedral complex आर स्प्लिट इनटू द 2 एनर्जी लेवल्स, the octahedral complex are split into the 2 energy levels T2G and EG, और ये T2G और EG के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल्स, जो आपको पूछा गया है कि किसका हाई होगा। तो ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल्स किसके बेस पर डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला देखेंगे चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयंस, चार्ज ऑन सेंट्रल metal ions, so if charge on the central metal ion increases, if positive charge on central metal ions increases, delta octahedral value or gap also increase। पहला फैक्टर यह है कि चार्ज पर भी डिपेंड करेगा। सेकंड फैक्टर्स आता है नेचर ऑफ द लिगेंड्स, सेकंड फैक्टर है आपका नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो दो टाइप के आपके पास लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल्टा ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, हाई होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज हाई, क्यों ऐसा होता है वो भी देखेंगे। एंड वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज लो। फॉर एग्जाम्पल्स एक मेटल्स है आपका और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्गली इंटरएक्ट कर रहा है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गली इंटरएक्ट करेगा द T2G एंड EG एनर्जी लेवल्स आल्सो इंक्रीज, T2G एंड EG एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, यानी ये जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा लिगेंड स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है उतना आपकी T2G और EG की गैप इंक्रीज होती है। बट वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या हो जाएगा, T2G एंड EG की गैप क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स है, और तीसरा फैक्टर्स है आपका ज्योमेट्री, तीसरा फैक्टर्स है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देयर इज मोर क्रिस्टल फिश स्प्लिटिंग, सबसे ज़्यादा उसकी होती है, उसके बाद होती है ऑक्टाहेड्रल्स और सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल्स। तो ये 3 फैक्टर अफेक्ट करें। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम सब में, ध्यान में रखिए कि सबके अंदर मेटल आपको सेम ही दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेते हैं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी है, +3, तो ऑल मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, दिस ऑल मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट आर +3 और नॉट। ओके, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 है, ठीक है, तो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आर +3, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपका नहीं है, यानी ये फैक्टर्स आपका अप्लीकेबल नहीं होगा।
अब ऑप्लीकेबल फैक्टर्स कौन सा हो सकता है? द ऑप्लीकेबल फैक्टर्स आपका हो सकता है नेचर ऑफ द लिगेंड्स। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे नेचर ऑफ द लिगेंड में अमाइन है, वाटर है, साइनेट्स है और ऑक्सिलेट्स है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? ध्यान में रखिए, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से बताता हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन्स। तो कार्बन कंटेनिंग लिगैंड, जिस कार्बन कंटेनिंग लिगैंड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, जितने भी कार्बन कंटेनिंग लिगैंड्स होंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड्स आर स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक NO2, NH3 स्ट्रॉन्ग हो सकते। ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड इज मॉडरेट, वाटर, O2, H2। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड जो होंगे वो मॉडरेट होंगे अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम। और हेलोजन्स की बात करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके क्या हो सकते हैं? ये आपके वीक फील्ड लिगैंड्स होंगे, वीक फील्ड लिगैंड हो गए। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि जितने कार्बन कंटेनिंग लिगैंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो जितने हेलोजन्स वाले होंगे वो वीक होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, अमाइन नाइट्रोजन्स वाला है, ये नाइट्रोजन वाला है, ये कार्बन कंटेनिंग लिगैंड्स है, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड है और ये भी ऑक्सीजन है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ कार्बन, कार्बन कंटेनिंग। इसलिए इसकी जो डेल्टा ऑक्टेडल वैल्यू होंगी और गैप होंगी वो सबसे ज्यादा होंगी, क्योंकि साइनाइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड एज कंपेयर टू दी अमाइन, वाटर और ऑक्सिलेट, अमाइन, वाटर एंड ऑक्सिलेट। दैट्स व्हाई दिस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आया, ये तीन फैक्टर्स आपको अप्लाई करना है आपके क्वेश्चंस के अंदर। ओके, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इजी है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है लिगैंड कैन आल्सो बी, लिगैंड कैन आल्सो बी रिगार्ड एज, लिगैंड कैन आल्सो बी रिगार्ड एज। तो लिगैंड एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर जो होते हैं आपके वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर। फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है और मेटल को हमने क्या अटैच किया? NH3। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर, इसलिए को तो हम इसको पहले लिगैंड बोले। और जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर होते हैं वो लेविस बेस होते हैं, नॉट एसिड, लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर आल्सो कॉल्ड एज दी लेविस बेस, नॉट ए ब्रॉन्स्टेड बेस, नॉट ए ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये पहले कैंसिल हो चुके थे आपके, पहले कैंसिल हो चुके। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द फर्स्ट ऑप्शन। So electrons pair donor also called as the ligand, or they also act as a Lewis base. They also act as a Lewis base. Okay, the next questions. The magnetic moments आपको पूछी गई है, magnetic और spin only magnetic moment, which is spin only magnetic moment of this complexes. So if you observe this NiCl4, this complex is tetrahedral complexes. ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या है? दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। NiCl4 2 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और अकॉर्डिंग टू CFT, क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिट इनटू दी टू एनर्जी लेवल्स। बट कैसा होता है इनकी? Eg इज लोएस्ट एनर्जी एंड T2G इज हाईएस्ट एनर्जी, T2G इज दी हाईएस्ट एनर्जी। देख लेते हैं निकिल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकिल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इफ निकिल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द 3D8 4s0, बिकॉज निकिल Cl4 है, 4 - 2 इज +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इज +2। फील कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल। फील कर दीजिए, क्योंकि जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दैट इज दी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस इज 2। तो यहाँ पे आ रहा है आपका n इज इक्वल टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आपको स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम यूज करते हैं n ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटॉन्स। तो अगर आपने यहाँ पे पुट कर दिया है 2 ऑफ 2+2 बोहर मैग्नेटॉन्स, तो आंसर शुड बी क्या होना चाहिए? द आंसर शुड बी
मैं लिख देता हूँ सिंपली, फिर भी उसको आराम से। 2 4 कितना हो रहा है, अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी अंडर रूट की, 2.82 बोहर मैग्नेटॉन्स। बोहर मैग्नेटॉन्स, बोहर मैग्नेटॉन्स। तो ये तो आपको बहुत सिंपली आइडेंटिफाई करना है मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। बट इसके लिए फाइंड आउट करना जरूरी है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जिसने फाइंड आउट कर लिया उसने इजीली मैग्नेटिक मूवमेंट्स को भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, फाइंड आउट कर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्पिन मोमेंटम्स ऑफ दी ND10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली आपको क्या पूछा गया है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम्स के बारे में पूछा गया है। और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम्स इसका पूछा गया है ND10। तो सिंपली आपको क्या देखना है, डी में कितने ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली 1 2 3 4 एंड 5। फिल करते इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। अगर इसका आप टोटल स्पिन क्वांटम नंबर अगर निकालते हो तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ रहा है आपका, 0, बिकॉज दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल टू इच अदर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर इज 0 और नॉट। अगर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 0 है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम्स क्या हो जा रहा है आपके, ऑल्सो 0 हो रहा है। इस वजह से इसका जो आंसर आएगा, दिस आंसर मस्ट बी 0। The answer must be 0 because there is no unpaired electrons are present. There is no unpaired electrons. In this case, the n is equal to 0. N is equal to 0. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको सिंपली क्या पूछा गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है द रिड्यूस कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर इन दिस जी सॉल्ट एस। तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ दिस जी सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कि वाई द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ इज डिक्रीज इन जी सॉल्ट। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जी सॉल्ट। जी सॉल्ट होता है प्लेटिनम्स, हेप्टासिटी 2 C2H4 एंड Cl3 नेगेटिव। तो दिस इज दिस स्ट्रक्चर्स ऑफ द जी सॉल्ट। और जी सॉल्ट को अगर हम इस टाइप से लिखे, प्लेटिनम्स अटैच टू क्लोरीन एंड क्लोरीन एंड क्लोरीन, oxidation state of this one is +2, oxidation state of this chlorine is +2 or not, because this heptacity to C2H4 is the neutral हो रहा है, ये न्यूक्लियर आपका न्यूट्रल, इसको 0 कंसिडर करना पड़ेगा। ये -1 -1 -1 उधर -1 है, -3 उधर जाता है तो +3 हो जाएगा, एंड -1 एंड +3 इज इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस प्लेटिनम इज +2, राइट। बट +2 है तो ऑब्वियसली इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी G10 8, और ऑब्वियसली दिस कोऑर्डिनेटेड है, ये तो सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट्स है और यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग्स है आपके पास, बिकॉज दिस C2 कोऑर्डिनेटेड अल्कीन दे एक्ट एज ए पाई एक्सेप्टर, दे एक्ट एज ए पाई एक्सेप्टर। अगर आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा होगा तो जो अल्कीन होते हैं दे एक्ट एज ए पाई एक्सेप्टर्स। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, बिकॉज दिस मेटल दैट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, तो दे जनरली शोज बैक बॉन्डिंग। और ये बैक बॉन्डिंग होगी तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ऑब्वियसली जब बैक बॉन्डिंग होगी तो दिस डबल बॉन्ड, दिस sp2 सेंटर इज कन्वर्टेड इनटू दिस sp3 सेंटर में। sp2 सेंटर काय में कन्वर्ट हो रहा है, दिस sp2 सेंटर इज कन्वर्टेड इनटू दी sp3 सेंटर, और डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है कन्वर्ट काय में हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे रिड्यूस द कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, रिड्यूस दी कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस हो रही है, इसलिए आपका ऑप्शन आ जाएगा बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन। तो बैक डोनेशन की वजह से क्या हो रहा है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजेस। तो वेरी सिंपल आइडेंटिफिकेशन, वेरी सिंपल आइडेंटिफिकेशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी काफी इजी है।
ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल आपको पूछा गया अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइडेंटिफाई दी ज्योमेट्री। अकॉर्डिंग तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेस पर आपको फाइंड आउट करना है ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्रीज क्या होने वाली है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं NiCO/4 देन निकेल CN/4 टू निकेट। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आप पहले क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ये होगा X, और ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड इज द न्यूट्रल लिगेंड, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली X इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस निकिल इज 0, निकिल 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी, इफ निकिल इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3D10 और तो निकिल इज 0, तो हम बोलेंगे 3D8 4S2 होता है आपका निकिल का। बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमने क्या किया, दिस S इलेक्ट्रॉन्स को भी पेयर कर दिया, इसलिए 3D10 हो चुका है। ठीक है, 3D10 हो चुका है। अब देखते हैं हम सिंपली 1 2 3 एंड 4 एंड 5 डी में और S, देन पी आउट फील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इज 4, यानी 4 आपको वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट्स है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन की बात आ रही है, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइज, और इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, तो ज्योमेट्री मस्ट बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो पहली बात तो आ गई है कि निकिल इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ, ये जो निकिल है दोनों इसमें सेम हो सकता है क्या, देख लेते हैं। ये हो गया x साइन 8 का -4 इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2 एंड +4 एंड x इज इक्वल टू -2 +4, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। तो इस निकिल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है और इस निकिल की 0 आ रही है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर दिया है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो पहला वाला टेट्राहेड्रल है, ये तो सही है। अब इसका निकालते हैं कि दिस इज स्क्वायर प्लेनर और नॉट। स्क्वायर प्लेनर कब होगा, जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, इफ निकिल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस वन इज 3D8 एंड 4S0, 4S0 लिख देते हैं। डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स है, S के पास 1 है और P के पास आपके पास क्या है, 3 है। तो ये हो गया आपका 3D4S एंड 4। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दैट मीन्स दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। साइनाइड क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड, बिकॉज कार्बन कंटेनिंग जितने भी लिगेंड्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी स्ट्रॉन्ग है, साइनाइड भी आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आप फिल कर दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कितने रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, साइनाइड आपके पास 4 है तो 4 चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। बट हमें को 5 नहीं चाहिए, तो ये तो अब नहीं आएगा। कितने आएंगे आपके पास, 4, तो ये आ रहा है DsP2, DsP2 बिकॉज दिस लास्ट वन इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज 4 लिगेंड्स है आपके पास, तो 4 की ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। ये हो गए आपके 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है DsP2, और इफ हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, द अरेंजमेंट इज द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। तो कितना इजी है फॉर द फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो एक आपका स्क्वायर टेट्राहेड्रल है और एक आपका स्क्वायर प्लेनर है, इसी वजह से आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। बोथ है टेट्राहेड्रल, हो सकता है क्या, नॉट। बोथ आर स्क्वायर प्लेनर, नॉट पॉसिबल्स। तो एक टेट्राहेड्रल्स है और एक आपका स्क्वायर प्लेनर है। तो इस वे से आपको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको पूछे थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो जब भी कोई भी क्वेश्चंस आता है तो पहले उसको आप प्रॉपरली रीड कीजिए, प्रॉपर रीड करे बाद उसमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस है हम इसमें कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करे बाद आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इससे मैच कर रहा है, कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस को
सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क ले सकते हो आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। तो ध्यान में रखें, इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और अच्छे से सॉल्व करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो पहले लाइक कीजिए, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।